बताएंगी। पहले चला जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बारीकियां समझने के लिए। और गाबा सर, चार्ट्स पे आप कर लीजिए तैयारी। कंचन जी, क्या खबर है? गुड मॉर्निंग। इंडियन एयरफोर्स से करीबन 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि है Su-30 MKI विमान के लिए, जो कि ऑर्डर है 240 एरो इंजन खरीदने का। 1 साल के बाद एरो इंजन का सप्लाई शुरू करेगी कंपनी और 8 साल में HAL को ऑर्डर कंप्लीट करना होगा। चलिए भाई, कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दरअसल देर शाम को मंजूरी दे दी है। 26,000 करोड़ रुपए, 3 बिलियन के ऑर्डर्स। और ये जो कंचन ने बताया आपको 240 इंजन्स, ये अपने आप में पहली बार इंजन बनाने जा रही है इसके, सुखोई के। प्लस डिलीवरी टाइम शेड्यूल देखिए, 1 साल से डिलीवरी शुरू होगी 8 साल तक के लिए, यानी कि अगले साल ऑनवर्ड्स इससे रेवेन्यूज आने शुरू हो जाएंगे। पर डिफेंस लॉन्ग जेस्टेशन 8 साल तक ये पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो रहा होगा। जब तक गाबा सर चार्ट देख रहे हैं, गौरांग सर, अब समझ नहीं आता है, एक सरकारी, एक डिफेंस कंपनी, हिस्टोरिकल क्या पी होते थे, आज क्या मिल रहे हैं 40-45 के। कई सारे एक्सपर्ट्स को सुनो तो कहते हैं कि आप इस सब लॉन्ग जेस्टेशन के हिसाब से देखिए ना, आगे 2030 तक जो ईपीएस होगा, उस लिहाज से तो आज भी बड़ा सस्ता लग रहा है। हाँ, लॉजिक भी है कि भाई ऑर्डर बुक तो स्वेलिंग है ही है। आप लोग HAL को कैसे अप्रोच कर रहे हो? खरीद के रख लो, भूल जाओ, वाला मामला है, या अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन लग रहे हैं, स्ट्रेच थोड़ा सा रुके हुए हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? ये मौके की पहचान हमने तब की थी जब आईपीओ पर हमने निवेश लायक रणनीति बनाई थी और आईपीओ नोट द्वारा निवेश की राजनीति थी। और आईपीओ का स्तर हमें सबको पता है, वहां पर जाने की अभी तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऑर्डर की चर्चा अभी आपके सहयोगी कर रहे थे, मैं यही बात को लेकर के रक्षा क्षेत्र पर बहुत ही सकारात्मक सा रुझान लेकर के चल रहा हूं। और ये तो मात्र एक शुरुआत है आशीष भाई। ये जो Su-30 MK1 मार्क 1 जिसे हम कहते हैं, इसकी आधुनिकीकरण की बहुत आवश्यकता थी। बिकॉज ये लड़ाकू विमान हमने रशिया से कई सालों पहले खरीदे थे, और जो तकनीक वहां पर उस समय पर थी और आज के तारीख में जो जरूरत है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और जिस प्रकार से रक्षा मंत्री के तरफ से भी विदेश यात्रा हो रही है और ज्यादा प्रयास हो रहा है कि हम भारत में बने लड़ाकू विमान के इंजन्स की उत्पादन करें और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें। सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ही नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी सक्षम और मजबूत कंपनी है ना आशीष भाई, ये मैं कोई सीधे सीधे राय नहीं दे रहा, खाली उन कंपनियों के बारे में हम बता रहे हैं जो सक्षम और मजबूत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, BEML, BEL और बाकी कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं जो रक्षा क्षेत्र से बहुत ही करीब से और गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सब की ऑर्डर बुक 3-6 महीने, साल भर नहीं, आने वाले 3-5 साल और उससे ज्यादा स्थानीय मार्केट में से तो आपको आते हुए दिखेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के मार्केट में उभर रही है और उभर करके और आएगी। ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब स्टॉक्स पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में 100, 150, 200, 300% चले हैं। 30-40% का करेक्शन भी आता है तो कौन सी बड़ी बात है। मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। लंबी अवधि के नजरिए से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। करेक्टिव मूव्स आते भी हैं इस तरह के पेडिग्री के स्टॉक्स में। तो गाबा सर और मैं नाराज हैं इस स्टॉक से। क्यों? गाबा सर को प्रॉमिस किया था कि, गाबा सर कौन सा था वो, LC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था या कुछ और था जो मैनेजमेंट ऑन एयर थे? मुझे पता नहीं, हम लोग KYC कर रहे थे, गाबा सर गेस्ट थे। गाबा सर ने बोला, परमिशन मांगी कि मैं आपका ये उड़ाना चाहता हूँ। MD साहब बोले आया, वाई, यू आर मोस्ट वेलकम। उसके बाद MD साहब पलट के नहीं आए, गाबा सर उड़ा ही नहीं पाए। गाबा सर कौन सा जहाज था वो? मुझे जहाज पता नहीं था, लेकिन वो फाइटर एयरक्राफ्ट था। हम बोला हम आपके पास लाइसेंस है क्या फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने का? देखो, मैं एक बात बता दूं, मैं एक ट्रेंड ग्लाइडर पायलट हूँ, ट्रेंड है एब्सोल्युटली। वो ग्लाइडर तो मतलब वो जो पहाड़ से दौड़ते छोड़ देते हैं तो उड़ता रहता है, वो होता है ग्लाइडर ना? ग्लाइडर में पावर नहीं होता, एक बैटरी नहीं होती। अगर वो मैं चला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, तो पावर तो डेफिनेटली चला सकता हूँ, और मैंने चलाया भी है। पर वो गाबा सर, अरे सुनो तो आप, वो ग्लाइडर कौन सा होता है? वो जो पहाड़ पे भागते आते हैं, पहाड़ से कूद जाते हैं, नहीं, वो वाला होता है क्या? वो मैंने हिंदुस्तान में शुरू किया था 82 में। हाँ, वो मैंने शुरू किया था, हिंदुस्तान पायनियर था। लेकिन ग्लाइडर होता है जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होता है, जिसमें एक 1.5 वोल्ट का बैटरी भी नहीं होता। रियल एयरमैनशिप वहां आती है। जलवे हैं। अच्छा, स्टॉक पे नजरिया क्या है? अच्छा स्टॉक, HAL स्टॉक ट्रेड कर रहा है करीब 4682 पर। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए
तो ये पॉजिटिव है। इसमें करेक्शन आया है, ये टाइम वाइज करेक्शन है क्योंकि बहुत दौड़ चुका है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 4400 4480 जो रीसेंट लो दिखा है। इसमें जब भी कोई डिप मिलती है बाइंग मौका है, 1-2 दिन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, सेफ तो है ही स्टॉक ये, 5 तारीख के बाद ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं 5 तारीख के ऊपर, लेकिन ये मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप स्टॉक एंड बाय एंड होल्ड स्टॉक है। ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए, अब वो मौका चला गया, लेकिन यस बाय एंड होल्ड स्टॉक एचएल। ऐसा लगा था कि बीच में वो अच्छा, गौरांग सर भी ये कहा है करेक्शन से घबराने का नहीं है। गावा सर भी कह रहे हैं गिरे तो बाय ऑन होल्ड वाला स्टॉक है, लंबी अवधि के लिए आज से उसी तरह से ट्रीट करिए स्टॉक को भाई साहब। अच्छा, 1-2 दिन से लास्ट ट्रेड के सुबह सुबह अपडेट नहीं आ रहे थे, लगा चलो मामला ठंडा पड़ गया है, पर कल शाम को फिर अपडेट आ गया है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज आज शायद एक लार्ज ट्रेड हो, ऐसा सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है। कंचन, डिटेल्स क्या है? तो बड़ी ब्लॉक डील तो संभव है। बेस्मेर इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। जो साइज है इसका वो है करीबन 541 करोड़ का। फ्लोर प्राइस इसमें होगा 570 रुपए प्रति शेयर और मौजूदा भाव से ये करीबन 7.7% डिस्काउंट पे है। प्रमोटर है दरअसल बेस्मेर इंडिया कैपिटल होल्डिंग्स। तो अच्छा खासा चंक बिकने आ रहा है, शायद 95 लाख शेयर्स के आसपास, और फ्लोर प्राइस अप टू 0.8% का डिस्काउंट कल की क्लोज से। वैसे स्टॉक बीच में हरकत में था क्योंकि आपको याद होगा पैरामाउंट का एक्विजिशन करा हुआ था। अब अचानक प्रोमोटर्स माल छोड़ रहे हैं। गौरांग सर, जियोजीत को मौका मिलता तो पार्टिसिपेट करता है, प्रोमोटर जो माल छोड़ रहे हैं आप खरीद लेते क्या? देखिए, अगर कंपनी सक्षम और मजबूत है आशीष भाई, तो मेरे ख्याल से किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट या फिर संकोच नहीं होना चाहिए। ये निर्भर करता है कि आप इस क्षेत्र पर और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर क्या नजरिया रखते हैं और आपके पास समय सीमा कितनी है। तो ऐसे तो मुझे याद नहीं है मेडी असिस्ट पर हमने कोई कवरेज की थी या नहीं, लेकिन हाँ, अ, उभरता हुआ क्षेत्र है और हमें लग रहा है कि मौके वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट किसी वजह से माल बेच रही है और आपको मौका दिखता है, तो आपको मेरे ख्याल से भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, प्रमोटर माल छोड़ रहा है, डिस्काउंट तगड़ा है, इंतजार करना है कि ये 8:45 से 9 की ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट हो जाएगा कि नहीं। ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट होने के दो मतलब, एक तो बहुत डिमांड एपेटाइट थी, ब्लॉक में ही निपट गया। दूसरा, ये जो डिस्काउंट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं 7-8%, उसकी जरूरत ही नहीं। ब्लॉक विंडो में मैंडेटरी है कि विद इन अ लिमिटेड टाइम प्राइस बैंड आपको ट्रांजैक्शन करना, 1% से ज्यादा डिस्काउंट हो नहीं सकता। तो मता पता चलता है एपेटाइट बहुत है, तो वो देख लेते हैं। नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यूस सेशन में जाएगा, तब शायद थोड़ा सा स्पिल ओवर हो और स्टॉक शायद दबाव में आता हुआ नजर आए। तो अभी इस पे टेक्निकल व्यू नहीं लेता, एक बार मार्केट सेशन कंटिन्यूस सेशन में आ जाए तब देखते हैं समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। वेदांता को स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। मानस, आप चार्ट रेडी करो, आ रहा हूं आपके पास। भाई, इंतजार था अपन को वेदांता की बोर्ड मीट का। इंटरिम डिविडेंड पे कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला था, वो आउटकम आ गया है। थर्ड इंटरिम डिविडेंड 20 रुपए का डोल आउट करती हुई एक कंपनी। अनुज सही कह रहे थे, अभी कुछ देर पहले अपन लोग बिग स्टॉक्स में चर्चा कर रहे थे कि अब पैसा बचा नहीं है। हिंदुस्तान जिंक से सब निचोड़ लिया था, पर ध्यान रखिए सारे बिजनेसेस बहुत बढ़िया फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं। हिंदुस्तान जिंक एनुअली तगड़े कैश फ्लो जनरेट करता है, इवन वेदांता भी। तो ले दे के वो जो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड आया था प्लस अपने कैश फ्लोज मिला के 20 रुपए का डोल आउट की तैयारी। इस पे सिटी की रिपोर्ट आई है उस पे। अच्छा कंचन, सिटी की रिपोर्ट है क्या आपके पास? जी, चलिए आप बताइए, सिटी की रिपोर्ट क्या कह रही है वेदांता पे? खरीदारी की राय दे दी है। लक्ष्य है 430 रुपए का। बुलिश बने हुए हैं और साथ ही साथ कंपनी ने अपने तीसरे डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। 10 सितंबर है डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और कंपनी ने करीबन 7,800 करोड़ का खर्च करेगी प्रमोटर्स की। वेदांता में करीबन 57% की हिस्सेदारी है। फिस्कल ईयर 25 में अब तक कंपनी ने करीबन 35 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है और पूरे साल में करीबन 69 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड दिया है। जून 2024 तक हिंदुस्तान जिंक को छोड़कर वेदांता का जो टोटल डेट है वो करीबन है 61,000 करोड़ का। और जून के बाद वेदांता ने QIP से करीबन 8,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। साथ ही साथ HAL में करीबन 1.5% हिस्सा बेचकर 3,100 करोड़ जुटाए हैं और 9,400 करोड़ के डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। 430 का लक्ष्य, बाय की सलाह, ये क्या मामला है? 460 पे तो स्टॉक दिख रहा है नीचे मुझे। 20 रुपए का डिविडेंड एडजस्ट कर दूं तो भी उसके ऊपर मामला ऊपर है। गौरांग सर, खरीदो किसके लिए?
निश्चिंत होकर के खरीदारी की सलाह। नहीं, ये सिटी कह रहा है कि खरीद लो, 430 का टारगेट है, 465 पे स्टॉक खड़ा है, 20 रुपए का डिविडेंड एडजस्ट कर दूं तो भी ऊपर ही है। भाई गोरू, आपका टारगेट क्या है? नहीं, गोरू की बुद्धिमत्ता को तो मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तब जागते हैं जब सब कोई जाग करके बहुत दोपहर सांझ हो जाती है, तब इनकी मेरे ख्याल से सुप्रभात होती है। लेकिन उनकी बात अलग है। मैं ये मानता हूं कि ये जो कंपनी है वेदांता, ये संपूर्ण रूप से एक कुदरती भंडार का एक खजाना है। मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, क्रूड ऑयल, बाकी अन्य जो इनकी योजनाएं हैं, डिविडेंड पिछले साल, ये साल ही नहीं आशीष भाई, पिछले साल भी देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2024 में मेरे ख्याल से 3 या 4 डिविडेंड इन्हें अच्छे खासे मोटे मोटे डिविडेंड दिए थे। और जो भी योजना है उसको लेकर के हमारा तो नजरिया सकारात्मक है। काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है यहाँ पर, और हमें लग रहा है कि ये शायद अगर कोई बड़ी अड़चन नहीं आई या कोई बड़ी रुकावट नहीं आई तो शायद ये 500 सवा 500 के पार भी जा सकता है। समय लगेगा क्योंकि ये धातु क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और धातु क्षेत्र पर रुझान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें और चाइना से आती हुई खबरों का ज्यादा असर होता है। समझ में नहीं आया गाबा सर, ये कुदरती भंडार का एक खजाना है, क्या मतलब हुआ इसका? नेचुरल रिसोर्स होगा, मुझे वही लगता है। ये आप फीस दे रहे हो ना गौरांग सर को? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, साष्टांग प्रणाम। टक। अच्छा मानस, चार्ट्स पे वेदांता कैसा? नेचुरल रिसोर्स ट्रेडिंग के तौर पे थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि 470 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है। तो जब 470-75 की रेंज ब्रीच होगी, ट्रेडिंग के तौर पे तभी खरीदारी करेंगे 460 के स्टॉप लॉस से, और फिर टारगेट आप 500 रुपए के सेट कर सकते हैं। लेकिन निवेश के तौर पे तो चार्ट्स काफी बेहतरीन लग रहे हैं। वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। मेरा समझना है कि शायद थोड़े कंसोलिडेशन, थोड़े करेक्शन के बाद जब भी हमें 500 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक तैयार हो जाएगा 630 के टारगेट को सेट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। डिप पे खरीदारी करें, 390 रुपए का स्टॉप लॉस पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको लगाना है। आईसीआईसीआई बैंक रडार पे है भाई, कल ही रडार पे आया था, मेरे ख्याल से वो दोपहर 11:30 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, वैसे उस खबर पे ज़्यादा रिएक्ट किया नहीं था स्टॉक ने, और उसके बाद शाम को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से उन एलिगेशंस पे क्लैरिफिकेशन भी आता हुआ। बहेती साहब, आईसीआईसीआई बैंक की चार्ट रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास। कंचन जी, क्या क्लैरिफिकेशंस आए हैं? तो बेसिकली उन्होंने बोला कि कंपनी ने कोई भी सैलरी पे आउट नहीं किया है, कोई भी ईएसओपी पे नहीं की है, और जो उनका रिटायरमेंट है वो हो गया था 31 अक्टूबर 2013 को। उसके बाद कोई भी चीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं की गई है। ये इवनिंग में आईसीआईसीआई बैंक की कांग्रेस के आरोपों पर क्लैरिफिकेशन आ गई थी। हाँ, खैर बाजार को दिन में समझ में आ गया था मामला क्या है। ईसॉप्स की वेस्टिंग डेट लंबी रहती है, वही एडजस्ट हो रहा था, कोई एडिशनल तनख्वाह वनख्वाह नहीं की गई थी उनके छोड़ने के बाद से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये क्लैरिफिकेशन आईसीआईसीआई बैंक का आता हुआ। बहेती साहब के पास जाऊं उससे पहले, वो जो मेडी असिस्ट में 95 लाख शेयरों का सौदा होना था भाई साहब, खप गया। ऐसी डिमांड एपेटाइट है, अभी गौरांग सर मेंशन कर ही रहे थे। आज सुबह सीधा सौदा में मैंने लाल में रखा था, ये कहते हुए कि लार्ज विंडो में हो गया तो छोड़ देंगे, हो गया ब्लॉक विंडो में ट्रांजैक्ट। लाल नहीं है ये स्टॉक, ये स्टॉक कल भी चला हुआ था, आज भी शायद हरकत में रहे। इस तरह के एपेटाइट है भाई इसके लिए। खैर बहेती साहब, आईसीआईसीआई बैंक जी, आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर के लेवल पे आके, बट हमें लग रहा है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है इसमें। 1215 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह है। हमें लगता है इसमें 1260 तक के इमीडिएट टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ये रही आईसीआईसीआई बैंक की कहानी। चलिए अब बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, कौन कौन से? जी, कल ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं। मारुति आज फोकस में बना हुआ है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखे हम इसके टोटल प्रोडक्शन में, तो वो है करीबन 2.2% का, और आउटपुट में भी करीबन 1.69 लाख यूनिट हमें एक अपसाइड देखने को मिला है। एनएमडीसी के अगस्त कारोबार का अपडेट आया है। आयरन ओर प्रोडक्शन में 10% की गिरावट देखने को मिली है, और ये हो गया है 3.41 मेट्रिक
टन से घटकर 3.07 मैट्रिक टन। अडानी पावर फोकस में बना हुआ है रिफंड क्लेम पर हिमाचल सरकार को नोटिस और कंपनी के 280 करोड़ रिफंड दावे पर भी जवाब की मांग की है। अडानी ग्रीन भी फोकस में है। कंपनी ने अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 64 लिमिटेड के साथ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को अप्रूवल दे दिया है और जो ये जॉइंट वेंचर की डील है वो है करीबन $444 मिलियन की। कंपनी के 1150 मेगावाट सोलर एसेट मैनेज करेगी अडानी ग्रीन। मैट्रीमनी.com फोकस में बना हुआ है क्योंकि कंपनी 5 सितंबर को एक अहम बैठक करने वाली है जहां पे शेयर बायबैक पर भी विचार हो सकता है। वेल्सपन कॉर्प पे खास नजर बना के रख सकते हैं। इसकी जो सब्सिडरी है वेल्सपन पाइप में निवेश को बोर्ड मंजूरी मिल गई है। यूएस के वेल्सपन पाइप प्लांट में करीबन $10 करोड़ का निवेश करेगी और ये बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डिंग पाइपलाइन के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। IEX में भी आपको फोकस बनाना चाहिए क्योंकि जो इसकी होली ओन सब्सिडरी है वो एक इशूअर एग्रीमेंट में इन्होंने एंट्री ले ली है और उसके बाद इस एग्रीमेंट के बाद बेसिकली ये एज अ लोकल इशूअर की तरह प्ले आउट करेगी। ग्लोबल स्पिरिट में एक आपको अच्छा खासा फंड एक्शन देखने को मिल सकता है। एल्प्रो इंटरनेशनल ने कंपनी के करीबन 1.80 लाख शेयर खरीदे हैं, करीबन 1113 रुपए प्रति शेयर और जो पूरा टोटल साइज है वो है करीबन 20 करोड़ का। लेमन ट्री गुजरात के गिर में नई प्रॉपर्टी के लिए अग्रीमेंट साइन कर लिया है। फिस्कल ईयर 30 तक प्रॉपर्टी शुरू होने की उम्मीदें भी जताई जा रही है और काफी सारी कंपनीज को GST नोटिस आए हैं। उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं LIC की। 40 करोड़ का GST नोटिस मिला है और इसके बाद अगर राइट्स को देखा जाए तो इसे भी 38 करोड़ का GST नोटिस दे दिया गया है। रखिए इन सारे स्टॉक्स को जो कंचन मेंशन कर रही हैं रडार पे। कविता जी, एक ब्रिगेड इंटरप्राइजेज खोलिएगा। कल देर रात इसकी QIP बुक लॉन्च हो गई है। मेरे ख्याल से 1500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है QIP के जरिए। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है ब्रिगेड इंटरप्राइजेज? तो आशीष जी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसमेंट है। अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो अपने सारे एवरेजेस के ऊपर है और ऑन डेली चार्ट एक बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। सो प्रीवियस हाई जो काउंटर का दिखता है वो अराउंड 1400-1450 एक शॉर्ट टर्म का अगर टाइम पीरियड देखे तो अपसाइड मुझे लगता है 1400 तक ये जा सकता है। इमीडिएट अगर आप देखें तो 1290 के लेवल की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। सो अंटिल काउंटर 1180 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी दिखती है फॉर द शॉर्ट एंड मीडियम। सतपुत्र साहब, मुथूट फाइनेंस जरा खोलिए। कल दरअसल इसकी सब्सिडरी बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस के IPO लॉन्च को मंजूरी मिल गई है। बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस IPO के जरिए 1000 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस और 300 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाने की तैयारी कर रहा है। तो मुथूट फाइनेंस बट ऑब्वियस रडार पे। चार्ट्स पे प्लेस कैसा, खरीदूं नहीं खरीदूं सतपुत्र साहब? आशीष जी, एक बेहतरीन चार्ट है। अगर आप इसे डेली चार्ट भी देखें तो एक ब्रेकआउट दिया था करीबन 5 दिन पहले और 5 दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन। मुझे लगता है अगर आज की बात करें तो 1950 का ये ब्रेकआउट यानी नेकलाइन जो हम टेक्निकल में कहते हैं तो 1950 के ऊपर मुथूट फाइनेंस का जो ट्रेंड है या बाय बनेगा। सो इट्स बाय अबाउट 1950, स्टॉप लॉस विल बी एटलीस्ट 20 पॉइंट्स। मेरे हिसाब से इसका आज का पहला रेजिस्टेंस आएगा 2000 जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। लेकिन 2000 को अगर सरपास करता है तो एक बड़ी रैली मिलेगी प्रोबेबली 2050 तक। तो यस, मुथूट फाइनेंस इज अ बाय। मुथूट फाइनेंस इज अ बाय। चलिए, एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हुई है कंचन के पास, ये भी सिटी के हवाले से ही। पहले अपन ने वेदांता पे चर्चा करी थी, अब टेक महिंद्रा रडार पे क्या कह रहे हैं? बिकवाली की राय है सिटी की टेक महिंद्रा पे और लक्ष्य है 1260 रुपए का। अब जो ग्रोथ को लेके चुनौतियां है वो बरकरार है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बना हुआ है और हमें मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी बेसिकली कॉस्ट कटिंग पे काम कर रही है और हो सकता है कि अक्टूबर में यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ाई जाए। सेल का कॉल है 1260 के लक्ष्य, 1650 पे खड़ा हुआ है, 400 रुपए का डाउन साइड नजर आता है, इसको भी रखिए रडार पे। इस नोट पर एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी समेट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो मंगलवार का पहला सौदा।